नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता देते हैं लाउड एंड क्लियर में आगे और क्या है खास, क्योंकि लोकसभा चुनाव के संग्राम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। और सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात कही तो प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में कह दिया कि कांग्रेस जनता का हक छीनना चाहती है। क्या सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है? रिपोर्टर इनपुट के साथ पूरी डिटेल होगी आपके सामने। वहीं दूसरी खबर सेना के शौर्य से जुड़ी हुई है, जहां सेना जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोग्राम चला रही है जिससे आतंकवाद का खात्मा होना तय है। क्या है ये प्रोग्राम, कुछ ही देर में एक एक डिटेल आपके सामने। वहीं तीसरी और सबसे बड़ी खबर रूस के संकट की है, क्योंकि नेटो ने रूस की ऐसी घेरेबंदी कर दी है कि पुतिन तनाव में आ चुके हैं और कैसे युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक एक डिटेल रखेंगे आपके सामने, लेकिन शुरुआत कुछ खास तस्वीरों के साथ करते हैं, क्योंकि एक चौंकाने वाली तस्वीर सबसे पहले देखिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर आपके सामने। आपको बता दें, पुलिस की तलाशी के दौरान ही ये हादसा हुआ। संदिग्ध की कार सड़क पर कैसे पलटी, ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका की एक कंपनी ने ऐसा रोबोडॉग तैयार किया है जो 30 फीट तक आग की लपटें छोड़ता है। इसे थर्मोमीटर कहा जा रहा है और ये बिक्री के लिए अब बाजार में भी आ चुका है। थर्मोमीटर एक ऐप के जरिए नियंत्रित किया जाता है और ये 1 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। इसमें सेंसर के साथ साथ लेजर बीम भी लगी है, जिससे ये अपना रास्ता खुद बना लेता है। और कंपनी का दावा यह है कि इसका इस्तेमाल रक्षा के अलावा जंगल की आग को कंट्रोल करने में, साथ ही बर्फ हटाने और कृषि में भी किया जा सकता है। इस रोबोडॉग की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। और अब एक चौंकाने वाली तस्वीर जो राजस्थान से आई है। बीकानेर के लुड़कड़सर इलाके का वीडियो आपके सामने होगा, जहां बता दें इस गांव में इन दिनों एक ट्रैक्टर के कारण चर्चा है। और आपको ये बता दें, 1.5 बीघा जमीन अचानक 100 फीट तक धंस गई। आसमान से ये नजारा ऐसा लग रहा है जैसे कि इस जगह पर कोई उल्का पिंड गिर गया हो या फिर किसी मिसाइल से यहां पर विस्फोट हुआ हो। आसपास के लोगों में भी ये गहरा गड्ढा दिलचस्पी तो जगा ही रहा है, लेकिन लोग इस वजह पर जानने के भी उत्सुक हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। गहरी खाई को ही देखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। अब जमीन धंसने से पेड़, सड़क, सब कुछ गड्ढे में समा गया है। रातों रात इतना बड़ा गड्ढा होने से गांव में सनसनी भी है। आसपास के लोग तो ये कह रहे हैं कि यहां बिजली गिरी थी। प्रशासन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जांच करने के लिए आदेश भी दे दिया। भूगर्भ वैज्ञानिक सभी एंगल से गड्ढे की जांच में भी जुटे हैं। आपको बता दें, ये जगह सोशल मीडिया यूजर्स, सेल्फी लेने वाले और रील्स बनाने वाले लोगों को भी अपनी ओर खींच रही है। हालांकि ऐसे में किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने अब यहां पर धारा 144 लगा दी है। भूगर्भ विशेषज्ञ घटना की वजह तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर सभी हैरान हैं। हालांकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि यह गड्ढा हुआ कैसे। और अब आज की बड़ी पॉलिटिकल न्यूज। सैम पित्रोदा का एक बयान कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि विरासत टैक्स वाले बयान को बीजेपी के दिग्गजों ने मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने कांग्रेस पर वार किया। प्रधानमंत्री ने पित्रोदा के बयान पर कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी बाद भी, क्योंकि कांग्रेस की नजर जनता की गाड़ी कमाई पर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अब एक्सपोज हो चुकी है और कांग्रेस को अब अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वे की बात को हटा लेना चाहिए। आपको हम बताते हैं, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और उसकी मृत्यु के बाद सिर्फ 45% संपत्ति बच्चों को मिलती है, बाकी सरकार के पास चली जाती है। तो सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी बाद भी, और पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात की है। कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है, आपकी संतानों का हक लूटना चाहते हैं।
शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदबा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। और आइए आपको जल्द अमेरिका के विरासत टैक्स के कानून के बारे में भी इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल बता देते हैं कि आखिर अमेरिका का ये विरासत टैक्स है क्या, और अमेरिका में सिर्फ अमीरों के उत्तराधिकारियों पर ये टैक्स लागू होता है। और इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से 11.7 मिलियन $12 मिलियन से ज्यादा संपत्ति वालों पर ही ये कानून लागू होता है। हालांकि उत्तराधिकारी को संपत्ति के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर पर 40% का टैक्स लगता है, और ट्रांसफर पर ही कुल संपत्ति 40% हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका के कुछ ही राज्यों में यह विरासत टैक्स लागू किया जाता है और अमेरिका की संघीय सरकार अलग से विरासत टैक्स नहीं लगाती है। तो जिस विरासत टैक्स, जिस अमेरिका के कानून के आधार पर सैम पित्रोदा का आज ये बयान सामने आया है, उस पर कांग्रेस का घेराव किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, यह भी आपको बता दें। हमारे सहयोगी इस वक्त कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और कुमार विक्रांत, आज सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से यही था। हालांकि कांग्रेस की सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद क्या सफाई है और क्या राय सामने आई? देखिए, निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा हो, उदित राज हो, इनके बयानों से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। हालांकि कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश और सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत्र, दोनों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई सोचना नहीं है, ना ही हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात है। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि सैम पित्रोदा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही वो एक रेफरेंस है, अमेरिका के कानून का उन्होंने हवाला दिया है, हिंदुस्तान में उसका लागू करने की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने जब सैम पित्रोदा से बात की है, जिसके बाद सैम पित्रोदा ने खुद ही जो ट्वीट किया है, उनका कहना है कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है, मैंने सिर्फ एक हवाला दिया है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, मैंने इसको हिंदुस्तान में लागू करने की कोई बात नहीं की है, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। तो सैम पित्रोदा ने भी बयान जारी किया है और कांग्रेस ने इससे किनारा किया है। लेकिन निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को हाथों में एक एजेंडा दे दिया है कांग्रेस पर हमलावर होने का, और कांग्रेस मजबूर है बैकफुट पर आने के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब सर्वे को लेकर जिस तरीके से इस घोषणा पत्र को पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है, उसी के तहत अगला सवाल आपसे कुमार विक्रांत करूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लगातार इस घोषणा पत्र को लेकर
बड़ी बातें कह रहे हैं। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें सैम पित्रोदा के बयान पर अमित शाह ने भी पलटवार किया है और सैम के बयान को जनता गंभीरता से ले, ये बात अमित शाह कह रहे हैं। सैम के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस घोषणा पत्र में सर्वे की बात को हटाए। सैम के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आ चुका है और संपत्ति सर्वे को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। और इस बारे में कुमार विक्रांत से सवाल से पहले आपको सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला वो बयान भी सुनाते हैं जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, और इसी बयान को ही जिस तरीके से देखते हुए घेराव लगातार कांग्रेस का बीजेपी कर रही है। अब तो अमित शाह ने कह दिया कि सर्वे की बात थी ना, तो मैनिफेस्टो से सर्वे शब्द ही हटा दीजिए, ये हटा दीजिए मैनिफेस्टो से कि सर्वे कराया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी ने आज एक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहां पर उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे वो ये दोनों चीज़ें कराएंगे ही कराएंगे अगर उनकी सरकार आती है। और उनका ये कहना था कि आर्थिक सर्वे करा करके देश में किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी, ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि जो सैम पित्रोदा ने कहा है वो एक उन्होंने संदर्भ दिया है, लेकिन उसको कांग्रेस मैनिफेस्टो में नहीं है उसकी जगह, ना ही कांग्रेस पार्टी उसको ऐसा कुछ करने जा रही है। ये बेवजह की बात बीजेपी फैला रही है, कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस का यह भी कहना है कि सैम पित्रोदा के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत एक राय है उनकी जो उन्होंने अमेरिका के बारे में दी है, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन जब उदित राज यहां पर बोलते हैं कि हम उसका समर्थन करते हैं, उदित राज कहते हैं, तो ऐसे में फिर कांग्रेस बैकफुट पर आती है। फिर कांग्रेस को कहना पड़ता है कि उदित राज के बयान से भी हम सहमत नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों बयानों ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी को मौका दे दिया है। और लोकसभा के चुनाव के बीच में ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी
पार्टी के और यही परेशानी वजह का है कि सबब बीजेपी बन की गए हैं। तरफ से हमले तेज होते जा रहे हैं। नजर बनाए रखे कुमार विक्रांत, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स की थ्योरी पर ही बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं और अब सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि यहां आपको बता दें कांग्रेस सुख चैन छीनना चाहती है, यह बात कही गई। पित्रोदा का बयान और बीजेपी का वार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी हमलावर होते हुए ये साफ तौर पर कह रही है कि गरीब के बचत पर टैक्स लगाना चाहती है कांग्रेस। मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे बड़ा आधार क्या है कि हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है। आज पर्सनल डेट में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे बेहतर है, 43% ऑफ द जीडीपी है। क्यों? कौन सेविंग्स को प्रेरित करता है? दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। 2-3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। पित्रोदा के बयान के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हंगामा कर रही है। इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। पहले तो इनकी स्थिति 40 सांसद जीतने की भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब 40 से भी नीचे आने का रास्ता उन्होंने अपने आप बनाने का काम किया है। देश में लहर है मोदी जी की, लहर है भारतीय जनता पार्टी की, और 4 जून को 400 पार प्रचंड बहुमत से फिर मोदी सरकार, और करने हैं बड़े बड़े कार्य। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं। संपत्ति सर्वे विवाद पर प्रियंका का बयान, जहां बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। पीएम जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं और बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के पक्ष में चुनाव नहीं जा रहे। देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का। मतलब
उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और सैम पित्रोदा के बयान के समर्थन में आए उदित राज। बड़ी खबर बता दे, सैम पित्रोदा का सुझाव अच्छा, ये कहा गया उदित राज की तरफ से। मेरा बयान कांग्रेस का बयान, भारत में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जरूरत, उदित राज कह रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप सैम पित्रोदा के बयान से सहमत हैं, उनके बयान को इंडोर्स करते हैं, और आपको लगता है कि भारत में इस तरह की पॉलिसी लागू होनी चाहिए? बीजेपी पहले चरण के बाद बौखला गई है। मोदी जी किस तरह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, श्याम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया उसको लेकर इतने ज़्यादा क्यों उछल रहे हैं? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेरा जो बयान है वो कांग्रेस का बयान माना जाएगा। आप सर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप सैम पित्रोदा के बयान से सहमत हैं, उनके बयान को इंडोर्स करते हैं, और आपको लगता है कि भारत में इस तरह की पॉलिसी लागू होनी चाहिए? सुझाव होना चाहिए। भाई, एक बात है कि सिंगापुर में, कनाडा में और दुबई में कितने लोगों की संपत्ति डंप पड़ी हुई है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? लाखों करोड़, हजारों करोड़, वो जो संपत्ति से कोई इकोनॉमी सर्कुलेशन नहीं है, उसमें अगर टैक्स लगता है तो क्या बुरी बात है भाई? तो भारत सर एक डेवलपिंग कंट्री है, और ये जो टैक्सेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं वो दुनिया के विकसित देशों में इस तरह की पॉलिसी है। आपको लगता है कि डेवलपिंग कंट्री भारत जैसे देश में इस तरह की पॉलिसी बन सकती है, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जहां पर लोग अपनी संपत्ति इसी मकसद से जमा करते हैं ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल उसके बच्चे करें? 1000 करोड़ 1 लाख करोड़, और दुबई पॉलिसी तो सबके लिए बनेगी। सुन तो लीजिए ना, दुबई में पैसा पार्क करना, मॉरिशस में पैसा पार्क कर देना, घर लंदन में खरीद लेना, न्यूयॉर्क में खरीद लेना, इन्वेस्टमेंट कर देना कनाडा में, और भारत में तो ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ गरीबी कम है वहाँ इतना वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से ही आगे गए हैं। लोगों को, अमीर लोगों से थोड़ा लेकर के देश का विकास करते हैं। यहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया। यहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत है कि गरीब देश में जितने अमीर हैं थोड़ा थोड़ा योगदान दे। ये तो उल्टी बात हो रही है। मैं बीजेपी की क्या मति मर गई है या उनका एजेंडा नहीं चल रहा है, इसका विरोध करने का मतलब क्या होता है? इस देश की जनता, 90% जनता या उससे ज़्यादा जनता के खिलाफ आप जा रहे हैं। घाटी में सेना की एक ऐसी पाठशाला में आपको लेकर चलते हैं जिससे आतंकी खौफ में है। भारतीय सेना घाटी में आतंक के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए विशेष ट्रेनिंग दे रही है। ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला जवानों को भी प्रशिक्षित किया गया। उन्हें आधुनिक हथियार चलाना, ग्रेनेड चलाना और आतंकियों को खत्म करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई। इसी विशेष ट्रेनिंग की तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग डोडा में भालरा स्थित व्हाइट नाइट को बैटल ग्राउंड में दी जा रही है। अभी तक की ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग कैप्सूल है जहां पर सेना एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षण दे रही है। ट्रेनिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के 62 DSP और 1116 PSI शामिल हैं, जिसमें 19 महिला DSP और 143 महिला PSI भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशंस में काम कर रही है। 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ये ऑफिसर्स अपनी अपनी पोस्टिंग के हिसाब से जम्मू कश्मीर में ही सेवाएं देंगे। वैसे अक्सर हम देखते हैं कि सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी जंगलों में छुप जाते हैं, और जंगलों में छुपे आतंकियों को कैसे खत्म करना है, इसके लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अंकित भट्ट की ये जांबाज रिपोर्टिंग देखिए।
अब हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के ये बहादुर ऑफिसर किस तरीके से यहाँ पर दुश्मन का काम तमाम करेंगे। इस पोजीशन को बोला जाता है फायर एंड मूव पोजीशन। देखिए, एक दुश्मन, एक गोली, एक निशाना, इसी मकसद के साथ ये जवान जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। भारतीय सेना के बद्रवा के इस कोर क्रॉस बैटल स्कूल में सेना के ये जवान सेना की तरफ से इन जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स को यहाँ पर हर एक तरह की ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। सामने जंगल का इलाका है और आशंका है कि इसी जंगल के अंदर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। इस तरीके की ड्रिल जो है वो यहाँ पर सिखाई जा रही है कि फायर एंड मूव किस तरीके से करना है। ये देखिए किस तरीके से ये जवान जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इन जवानों को यहाँ पर आतंकी की जो पोजीशन है उसका पता चला है। मकसद इसका ये है कि एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस ड्रिल का नाम है फायर एंड मूव। ये देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से क्रॉल करते हुए धीरे धीरे अपने जो पोजीशन है, जो आगे का मूव है वो करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं उनको यहाँ पर विशेष ट्रेनिंग सेना की तरफ से दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जवान हैं उनको यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। मकसद है कि किसी भी तरीके से इन जवानों को पूरी तरीके से तैयार करना, खासतौर पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। और यही वो जवान हैं जो आने वाले वक्त में आतंकियों का काल बनेंगे। और घर में छुपे आतंकियों को सेना कैसे एनकाउंटर करती है, कैसे आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर करती है। ट्रेनिंग सेंटर से अंकित भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना के ट्रेनिंग स्कूल में और आपको दिखाएंगे किस तरीके से अगर आतंकी यहाँ पर इस मकान के अंदर छुपे हुए हैं तो किस तरीके से आतंकियों का जो सफाया है वो यहाँ पर किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय रूम इंटरवेंशन जो है वो हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस घर के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। उसके बाद देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। पूरे घर को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है और अगर यहाँ पर कोई आतंकी छुपा है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये देखिए ये भारतीय सेना की तरफ से इन जवानों को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी गई है। हर एक कदम जो है वो फूक फूक कर रखा जाता है। जब रियल टाइम एक्शन होगा तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना कठिन ये रूम इंटरवेंशन होता है। और इसी के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर्स को भारतीय सेना की तरफ से ये आधुनिक ट्रेनिंग जो है वो दी गई है कि अगर आतंकी किसी घर में छुपा है तो उस वक्त क्या कुछ करना है, उस वक्त किस तरीके की सिचुएशन होती है। और अंदाजा लगाइए कि इस समय हम आपको ड्रिल दिखा रहे हैं और जब ये रियल टाइम एक्शन होता होगा तो किस तरीके से इस यहाँ पर यानी कि अगर किसी घर के अंदर आतंकी छुपा होता है तो किस तरीके से उसका सफाया यही भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान करेंगे। और अब डीआरडीओ को मिली सफलता को लेकर बड़ी खबर, जहां डीआरडीओ काफी समय से नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार के साथ उनकी सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। बड़ी खबर, डीआरडीओ ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। इस जैकेट को स्नाइपर की गोलियां भी नहीं भेद पाएंगे। और आपको बता दें टेस्टिंग के दौरान स्नाइपर की 6 गोलियां जैकेट को नहीं भेद पाई। आपको बता दें जैकेट की टेस्टिंग TBRL यानी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में की गई है और इस जैकेट को पहनकर सेना को वॉर जोन में काफी राहत भी मिलेगी। इस तस्वीर को जरा गौर से आप देखते रहिएगा क्योंकि अब तस्वीर को देखकर आपको पता लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से विशेष तौर पर इस जैकेट को लेकर खबर बढ़ी है, क्योंकि ये वही जैकेट है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। टेस्टिंग के दौरान इस जैकेट पर स्नाइपर से 6 गोलियां दागी गई लेकिन एक भी गोली जैकेट को भेद नहीं पाई है। जल्द आगे भी इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। जहां बता दें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ बीते लंबे समय से डिफेंस सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में भारत को विकास की राह पर आगे तो ले जा रहा है। आपको बता दें डीआरडीओ की इस नई इजाद से ही देश के सैनिकों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि डीआरडीओ की रक्षक बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में जो खबर है, जैकेट को कानपुर में DMSRDE यानी डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने तैयार किया है। जैकेट पॉलीमर बैकिंग और
मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है। जैकेट के फ्रंट को HAP को ऑर्गेनोमिक रूप से ही डिजाइन किया गया है। साथ ही सैनिकों के लिए पहले से ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित होने का भी दावा किया जा रहा है।